क्लास 11 में आपका पहला चैप्टर विल बी यूनिट एंड डायमेंशन और दूसरा ये। ठीक है, तो इसके 11 का जितना भी पीछे का है, ठीक है, पीछे का क्या जो 11 वाला है वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, साथ में थोड़ा बहुत, कुछ ज्यादा नहीं है 11th में, जो अभी पढ़ेंगे वही है वहां पर। सो फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन। क्या होता है डेफिनेशन मोशन का? बोलिए, एंजॉय करिए इसको। और क्या क्या सीखा आपने डेफिनेशन मोशन का? पहली बार मोशन कब पढ़ा हमने, कौन से क्लास में? 7? अरे 7 में का बच्चा आज मोशन बोल के गया है कि मोशन चैप्टर में है 7 में। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? बोलिए जो भी पता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलते हैं? चेंजिंग पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंजिंग पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो साथ ही साथ इसके साथ एक और डेफिनेशन हो जाएगा, तो कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। Now, can an object be both in motion or rest at the same time? Can an object be both in motion as well as in rest at the same time? सोचना है रटने वाला टाइम गया, है ना? क्या एक आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? कुछ आया दिमाग में? बोथ इन मोशन एज वेल एज रेस्ट। बस में, बस में या फिर ट्रेन में, है ना? बस में से फॉर एग्जांपल दो लोग बैठे हुए हैं, तो पहले आदमी के रेस्पेक्ट में बस मूव करे या कुछ भी करे, वो क्या चीज में होगा? रेस्ट में। उसका पोजीशन चेंज होगा उसके रेस्पेक्ट में? नहीं। बट जो बाहर से उसको देख रहा होगा, उसका, उस आदमी को देख रहा होगा, तो उस आदमी का पोजीशन क्या हो रहा होगा? चेंज। ठीक है, ब्रैकेट में एग्जांपल खाली लिख लीजिए। A person sitting in the bus, person sitting in the moving bus लिख लेना यार, मूविंग बस। तो बस अगर रुका हुआ है तो शुरू में भी रेस्ट में रहेगा, हर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। एग्जाम्पल इन अ मूविंग बस। ओके, तो कहने का मतलब है मोशन एंड रेस्ट आर बेसिकली अ रिलेटिव टर्म विच डिपेंड्स ऑन हु इज द ऑब्जर्वर, है ना? प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ जो आदमी है उसको क्या दिखेगा कि वो जो आदमी ट्रेन पर बैठा हुआ है वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, और ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसको पहला वाला आदमी कहाँ दिखेगा? एट रेस्ट। तो बोथ मोशन एंड रेस्ट आर relative terms, which means it is dependent on observer. और
इसी ऑब्जर्वर को हम क्लास 11 में जब शुरुआत करेंगे, दे विल कॉल इट एज रेफरेंस फ्रेम। ये वर्ड याद रखना, रेफरेंस फ्रेम। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज थर्ड, मोशन और रेस्ट के बाद, ठीक है, तो ये क्लास 8 का थोड़ा सा पोर्शन है, वो करेंगे। क्लास 8 में we start with definition of force। वहां पर क्या सीखते हैं हम? definition of force, ये तो याद होना चाहिए, ये तो रटा हुआ वाला चीज है ना? पुश और पुल, ऑन एंड। 3-4 क्वेश्चन है वहां के, वो करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, what all a force can do, फोर्स क्या कर सकता है, भी रटा था हमने वहां पर। बताइए, फोर्स क्या कर सकता है? हाँ बिल्कुल। और 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 डायरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान यही रखना है, इट कैन चेंज द शेप, दो ही लिखेंगे हम यहाँ पर, और इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ मोशन? कैन यू डिफाइन दिस? क्या होता है स्टेट ऑफ मोशन? बोलिए, सही बोल रहे हैं? ये नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ मोशन? ये भी वही है, स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन करा है उन्होंने। क्या होता है स्टेट ऑफ मोशन? क्या होता है स्टेट ऑफ मोशन? इट इज डिफाइंड बाय 3 थिंग्स। पहला, द मैग्नीट्यूड, तो यह है क्या, second one is direction, and third one is both magnitude and direction। Just give me one minute। आ जाइए अंदर, दम लगाइए। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ गया तो हम उसको क्या बुला सकते हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। डायरेक्शन में चेंज आ गया तो, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आ गया तो, तीनों का एग्जांपल आप बता सकते हैं? हाउ वी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड? कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल जहां पर मोशन में मैग्नीट्यूड बस खाली चेंज हो रहा हो। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? सीखा होगा ना ये, क्या मतलब होता है मैग्नीट्यूड का? कभी आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, कभी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तो वो जो 5 मीटर पर सेकंड है वो क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अपने रियल लाइफ में व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड? साइकिल चलाकर आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, कभी तेज चल रहे हैं कभी धीरे। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन डायरेक्शन? ऐसे ही दाएं बाएं जो हम मुड़ जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन? तो जब भी मुड़ रहे होते हैं तो धीरे मुड़ रहे होते हैं, है ना? तो
आपका जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रहा होता है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होता है। तो स्टेट ऑफ मोशन के ये 3 इंप्लीकेशंस होते हैं, मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? व्हाट ऑल अ फोर्स कैन डू, इट कैन डू टू थिंग्स, either it can change the shape of an object or it can change the state of motion. ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्स का यूनिट। क्या होता है बेटा? बहुत खड़ी खुटी आप इनको सुनाने वाले हैं अगले 6 महीने। कहां से ये आ गया? न्यूटन। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? न्यूटन। न्यूटन कैसे डिफाइन होता है वो बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज जो हम वहां सीखते हैं, टाइप ऑफ फोर्स। अब ये रटा हुआ होगा, कितने टाइप ऑफ फोर्स पढ़ा हमने? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑब्वियसली ये सब 8 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओके? ध्यान रखना है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? बोलिए। हाँ हाँ, उसको क्या बोलते थे? मस्कुलर फोर्स। और जो दूसरा टॉपिक जो आपका दिमाग खाएगा, फ्रिक्शन। यही नहीं समझ में आएगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, आज जो आपको थोड़ा सा जब फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो हमेशा चीज वो दिमाग में रखना, जो मैं वो सेंटेंस बोलूंगा, इंटेंडेड मोशन, हमेशा फ्रिक्शन का डायरेक्शन सही आएगा। ठीक है, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? ग्रेविटेशन। और नहीं, 10 वाला नहीं, छोड़ देंगे उसको। और तीसरा क्या दे रखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हेन यू कोम्ब योर हेयर, bit of paper get what? Attracted. Electrostatic force. ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 3 एग्जांपल वहां पर भी एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ पर भी हमने लिख लिया। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? ऐसे मत करो, इसको लिखने के पहले इसका आंसर दो। क्या होगा आंसर इसका? टू। अकेला ऑब्जेक्ट तो फोर्स नहीं लगा रहा होगा, मिनिमम 2। मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन चाहिए होता है फॉर फोर्स टू कम इनटू पिक्चर। नाउ डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? कॉन्टैक्ट में होंगे, और नॉन कॉन्टैक्ट में दे विल बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। जैसे अगर हम कार को धक्का देते हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बोथ आर इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का एक एग्जांपल दो जहां पर हमारे डेली लाइफ में यूज होता है वो। हाँ, अरे वो सब छोड़ो, वॉकिंग के लिए। ठीक है,
तो हम धरती को पीछे पुश करते हैं, फ्रिक्शन हमें आगे ले जाता है, ठीक है। तो इट इज अ ये कॉमन सेंस का आंसर है, ये आप आराम से कर लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बॉक्स, ठीक है, एंड द बॉक्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मान लो इसी डायरेक्शन में हमने नेट फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, तो स्पीड क्या होगा? 5 मीटर से ज्यादा होगा, कम होगा? मोर, है ना। इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? आप दौड़ रहे हैं, पीछे से कोई धक्का मार दे, तेजी दौड़ने लगे आप, स्पीड विल इंक्रीज। और अगर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो अगर आप दौड़ रहे होंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट, ये भी आसान सा सवाल है, बताइए। दो फोर्सेस को हम ऐड कब करते हैं? व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। 10 न्यूटन left to right can be added with 20 Newton left to right. This will give you what? 30 Newton left to right. Subtract कब होगा? जब दोनों किस में होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम एग्जांपल, दिस वन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसा आएगा इधर फिगर? बोलिए। राइट टू लेफ्ट 10 न्यूटन, है ना। उल्टे डायरेक्शन में घटाना तो है ही, 20 माइनस 10 कितना आएगा? वो 10। और किसकी दिशा में? जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में आएगा। तो बड़ा कौन सा है? 20 वाला। और 20 किधर से किधर लग रहा है? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। दिस विल बी लेफ्ट टू राइट। क्लास 8 के फोर्स में इतना ही था। इसके बाद क्लास 8 में प्रेशर है, प्रेशर। और जब उन्होंने प्रेशर डिफाइन किया है, तो दे हैव डिफाइंड इट एज, कैसे प्रेशर को डिफाइन करते हैं? हाउ इज प्रेशर डिफाइंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? वो वाला, ये वाला। हाउ इज प्रेशर डिफाइंड? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो नहीं था। What is the meaning of thrust force? Very good. Suppose this is my surface. इस सरफेस पर, ये देखो, ये वाला हमारा सरफेस है, ठीक। इस पर जो फोर्स है एकदम ऐसे लग सकता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे भी लग सकता है ना, ऐसे भी लग सकता है, किसी भी एंगल पर लग सकता है। तो जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं? थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर को डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर्ड व्हाट? कैसा फोर्स लगना चाहिए बेटा? थ्रस्ट फोर्स। और एरिया कौन सा लेते हैं बेटा? ये लो, कहां गया? एक मिनट बस दे देते हैं। जो गड़बड़ होता है सब यही होता है।
कौन सा एरिया लेंगे, 2 वाला या 5 वाला? 2 वाला। तो एरिया हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सा भी एरिया ले लोगे, ठीक है। इफ दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस एरिया, तो उतना ही एरिया लेना है, पूरा नहीं लेना है, ठीक है। चल, नेक्स्ट इज प्रेशर का यूनिट। क्या होता है प्रेशर का यूनिट? फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। अब ध्यान रखना, यहां जो हमने फोर्स लिखा, ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था? सॉलिड। फोर्स जो हम लगा रहे थे वो भी कैसा था? किसकी वजह से लगा रहे थे? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट की वजह से जब हम फोर्स लिखते हैं, सॉरी प्रेशर लिखते हैं, तो फोर्स डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? एरिया, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल, अब जो लिखेंगे वो 8 में तो नहीं है, बट इसका एक्सपेरिमेंट 8 में है, ठीक है। तो अगर हम एक कंटेनर ले लें बेटा, बॉटल ही ले लें, या ठीक है इस तरीके का क्यूब ले लें, ठीक है, कंटेनर इस तरीके का, तो ये जो पानी होगा, सिर्फ पानी, ठीक है, पूरा बंद है, क्लोज्ड, सिर्फ पानी। तो ये जो पानी है, नीचे वाले सरफेस पर प्रेशर लगा रहा होगा। हाउ वी कैन प्रूव दैट कि नीचे वाले सरफेस पर कुछ प्रेशर होगा? ये है 8 में। हम कैसे बोल सकते हैं कि जो वाटर है या कोई फ्लूइड है, नीचे वाले सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा? कोई बात नहीं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एक बॉटल लिया था, है ना, बॉटल के नीचे बलून लगाया था, और ऊपर से पानी फिल करना शुरू किया था। तो पानी जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे बलून की साइज क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो वो उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, जिसकी वजह से जो बलून का जो मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? स्ट्रेच होता चला जाता है, ठीक है। तो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो पहले एक पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रेशर में लिक्विड प्रेशर, यही ये है 12th 11th में लिक्विड प्रेशर। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको वहां पर एक्सपेरिमेंट में पढ़नी थी, जो हम मिस कर दिया, तो वो सारी चीजें आपको अब पता होना चाहिए। फोर्स, सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड, pressure is exerted by the fluid on the base of the container, ठीक है। और इधर ये डायग्राम है ना, बलून वाला साइड में, pressure is exerted by the fluid on the base of the container, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ठीक है, डायग्राम बन गया, लगा लेना, बस खाली लिख लो बगल में, कैसे बोल सकते हैं सब पता होना चाहिए। यही सब चीज वहां पर पूछेगा, आपके बगल वाले लोग आंसर दे रहे होंगे, अब आप भी देंगे, ठीक है। वहीं से डिप्रेशन शुरू होता है। Can an object be both at rest and in motion? सीधे बोल देंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज, बॉटल है वो भी ऐसे ही भरा हुआ है पानी से, डज फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर?
है ना, वॉल्स मतलब इधर वाला. हाउ वी कैन से दिस? फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. कैसे पता चलेगा? वो तो हाँ ठीक है आंसर. हाउ वी कैन से दिस? फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. मान लीजिए आपने ग्लास में ही एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, नीचे बेस पर तो प्रेशर लग ही रहा था, वो तो हमने ऑलरेडी करके देख लिया. अब ग्लास के सरकमफेरेंस पर भी प्रेशर लग रहा होगा, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बॉटल लेंगे, साइड में छेद कर देंगे, प्रेशर अगर एग्जर्ट नहीं हो रहा होगा तो क्या आपका लिक्विड बाहर आएगा? कभी नहीं आएगा. ठीक है, तो इसे बना लीजिए, यहाँ पर होल बनाइए. ये सब है. ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? और जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन 11th में पढ़िएगा तो आपको ऐसे ही पूछेगा. ठीक है, यहाँ से हमने एक हाइट पर ऐसे करके होल कर दिया, तो पानी कितनी दूरी पर गिरेगा? ठीक है, ये सब पूछेगा. तो उससे आसान पड़ेगा. ठीक है, पहले तो इतना पता होना चाहिए कि पानी गिरेगा, है ना. ठीक है, तो प्रेशर इज exerted at the walls of the container. एक्सपेरिमेंट का डिजाइन बगल में बना लीजिए. ये वाला जो बेटा एक्सपेरिमेंट है ना, ये होल वाला, इससे उन्होंने दो चीजें प्रूव करी थी. ठीक है, हालांकि उसका इक्वेशन नहीं लिखा था, इक्वेशन आप 11th में लिखते हो. दो चीजें प्रूव करी थी. दूसरा क्या प्रूव करा था कि से फॉर एग्जाम्पल इसी हाइट पर, ठीक है, ऊपर नहीं जाना है, बॉटल के तो चारों सराउंड होता. ठीक है, जैसे मान लो यही है, तो अगर आप इस पॉइंट पर आओ, इधर वाले सारे सरफेस उस पॉइंट पर क्या रहेंगे? सेम हाइट पर रहेंगे नीचे से. तो एक और चीज यहां पर उन्होंने प्रूव किया था, प्रेशर बाय फ्लूइड एट सेम हाइट रिमेन्स सेम. वो कैसे बोल सकते हैं वो भी देख बताएंगे अभी आपको. इस बॉटल वाले एक्सपेरिमेंट से दो चीजें कंक्लूड की गई थी. एक, कि लिक्विड जो है बॉटल के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा. कैसे? अगर आप होल कर दें तो क्या होगा? वो बाहर आएगा. अगर प्रेशर नहीं होता तो वो बाहर नहीं आता. और दूसरा, at the same height this pressure remains same. Say for example this is my point number 1, उसी हाइट पर हमने एक पॉइंट नंबर 2 ले लिया, उसी हाइट पर हमने एक पॉइंट नंबर 3 ले लिया. तो पॉइंट नंबर 2 पर जब होल करोगे तो इसका वाटर ऐसे आएगा, पॉइंट नंबर 3 पर जब होल करोगे तो इसका वाटर ऐसे आएगा. तो ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है? क्योंकि प्रेशर तीनों जगह सेम था, ये जो डिस्टेंस आया बेटा बॉटल से, मैक्सिमम दूरी जो पानी गिरा वो तीनों जगह क्या गिरा? सेम. अगर प्रेशर अलग अलग होता तो ये दूरी तीनों केस में क्या होती? अलग अलग. ठीक है, तो ये तीनों ही केस में दिस डिस्टेंस वाज व्हाट? सेम. समझ में आई ये चीज? एक ही बॉटल में एक ही सरकमफेरेंस का रॉड, आपने 3 छेद कर दिया, आपको क्या दिखेगा? जो पानी गिरेगा वो बराबर दूरी पर गिरेगा, बॉटल से बराबर दूरी. ये थर्ड चीज जो लिक्विड प्रेशर पर आपको ध्यान रखनी है, और दिस इज फॉर क्लास 11, हाउ डू वी राइट लिक्विड प्रेशर? सॉलिड का तो लिख लिया, thrust force divided by area on which it is acting. How is liquid pressure defined? So, pressure by liquid is equals to height of the liquid into density of the liquid into acceleration due to gravity. H rho G. Rho is density. यूनिट वही आएगा बेटा, पास्कल. ठीक है, एच को क्या चीज में लेना होगा? मीटर में. डेंसिटी को क्या लेना होगा? केजी पर मीटर क्यूब. डेंसिटी भी लिख देंगे, हालांकि 9 में है, बट फिर भी डेंसिटी लिख देंगे हम यहाँ पर. डेंसिटी इज इक्वल्स टू
mass by volume. What is the unit of mass, beta? kg. What is the unit of volume? मीटर क्यूब. डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? kg पर मीटर क्यूब. ठीक है. तो डेंसिटी को क्या चीज में रखना है बेटा? kg पर मीटर क्यूब. हाइट को किस चीज में रखना है? मीटर में. और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी के लिए इतना, अभी तो आएगा ही एक्सेलरेशन का यूनिट. लेकिन प्रेशर में यहां तक कुछ पूछना है आपको? लिक्विड प्रेशर, सॉलिड प्रेशर, और तीसरा इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. What is the definition of atmospheric pressure? The pressure exerted by the atmosphere. Pressure exerted by atmosphere. What is the value of that pressure? पहले लिखो, पहले तो definition लिख लो. Pressure exerted by atmosphere. Pressure exerted by atmosphere. ठीक है. Normally, what is its value? जैसे अभी हम इस रूम में बैठे हुए हैं, क्या लगता है एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा होगा अपने दिमाग के ऊपर? What is that value? That value is equals to, प्रेशर का एक यूनिट और होता है, एटमॉस्फेयर इटसेल्फ. उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर. केमिस्ट्री में जब आप ये सीखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, तो वहां पर एटमॉस्फेयर का यूज होगा. प्रेशर इज केप्ट इन एटमॉस्फेयर, 1 atmosphere. Now what is the value of this 1 atmosphere? 10 raised to power 5 Pascal. 1 atmosphere is equals to 10 raised to power 5 Pascal. आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी इस जमीन पर खड़ा है और दूसरा पर्सन माउंट एवरेस्ट पर खड़ा है. एक यहाँ, एक यहाँ. किसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा? जमीन वाले के पास. वाई? बिकॉज देर आर मोर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. है ना बेटा? जितना ज्यादा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर उतना ज्यादा प्रेशर. मान लो एटमॉस्फेयर अपना इतना, व्हाट इज द रेंज ऑफ, ये अपना एटमॉस्फेयर का क्या लेंथ है? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने. जनरली कितने लेंथ तक 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज देयर? 32 किलोमीटर. ठीक है. कहने का मतलब है, मान लो ये 32 किलोमीटर से शुरू हुआ एटमॉस्फेयर बनना, तो माउंट एवरेस्ट वाले को तो इतना ही फील होगा, है ना? बट जो यहाँ धरती पर है उसके ऊपर कितना एटमॉस्फेयर है? काफी सारा. तो ये जो 10 की पावर 5 लिखा, ये किसके लिए लिखा? इनके लिए लिखा. ठीक है. दिख रहा है? तो मोर प्रेशर, this will be less pressure.
assume your head to be a square of dimension 15 cross 15. Calculate the amount of force acting in your head, obviously by atmosphere. हो गया? तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. प्रेशर का वैल्यू कितना होता है बेटा एटमॉस्फेयर का? ये याद रखना होता है, 10⁵5. ऑब्वियसली एसआई यूनिट यूज करेंगे. और एरिया क्या है? 15 सेंटीमीटर क्रॉस 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करेंगे. तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? रफली 2250 न्यूटन. तो अभी आपके सर पर कितना फोर्स लग रहा है? 2250 न्यूटन का. ठीक है, ये आया आपका आंसर. एरिया आया 15 क्रॉस 15, और वो भी 100 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि हमें एरिया क्या चीज में चाहिए होगा? एसआई यूनिट्स, मीटर. ठीक है. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हमें याद रखना होता है, 10⁵5 पास्कल. उससे हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा. इतना फोर्स अपने दिमाग पर एक्ट कर रहा है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, स्टिल अपना दिमाग नहीं फट रहा है. व्हाई? फट जाना चाहिए था. बिकॉज इट इज बैलेंस्ड बाय व्हाट? आर ब्लड प्रेशर. बाईस सौ पचास ऐसा, और बॉडी के अंदर से 2250 लग रहा है, दोनों बैलेंस आउट कर ले रहा है, इसलिए हमारा सर नहीं फट. बैलेंस बाय आर ब्लड प्रेशर. ठीक है. तो प्रेशर वाले पार्ट में इतना ही है 8 में. ठीक है. और फोर्स वाले पार्ट में ये बेसिक डेफिनेशन था 8 का. और जो नेक्स्ट पार्ट है क्लास 8 का, जो वो है फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. ये वाली लाइन अब हमेशा याद रखना. इट ऑलवेज opposes not motion, relative motion. आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे क्लास 11 में. ठीक है. तब आपको ये रिलेटिव टर्म का मतलब समझ में आएगा. बट गड़बड़ हमसे क्या होती है? हम हमेशा यही समझते हैं कि फोर्स जो है वो मोशन को अपोज करता है. इट नॉट अपोजेस मोशन, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. A very important line. This will always give you the right direction of friction when you will be calculating this in class 11. Next, what is the cause of friction? How is friction caused? तो पढ़ा होगा हमने. What is the cause of friction? Roughness of the surface is the cause of friction. है ना? कोई भी सरफेस, जैसे ये तो दिख तो स्मूथ रहा है, बट अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो कैसा दिखेगा? गड्ढा टाइप का, ऐसा. ठीक है. तो अगर हम इसके ऊपर मान लो बुक रख रहे हैं, तो बुक का भी सरफेस ऐसे छूने पर तो स्मूथ लगता है, बट होता कैसा है? भी गड्ढे टाइप का होता है, इस तरीके से उस गड्ढे में भरा हुआ होगा. तो बेसिकली कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज रफनेस ऑफ द सरफेस. एंड रफनेस से क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरलॉकिंग होती है. देखो दोनों फंसा हुआ है ना. कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज
interlocking between two surfaces. Okay, next is types of friction. What are the types of friction? बोलिए. What are the three types of friction? Static friction. सबका मतलब समझा देंगे अभी. उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग डायनामिक भी बोलते हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन. और तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन. सबका मतलब समझते हैं. ठीक है. सपोज दिस इज माय सरफेस. ठीक है. इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है. ठीक है. अबे रुक जा. ये रुका हुआ है. तो ये जब रुका हुआ है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, उस जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, उसको हम क्या बुलाएंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. तो ये कब अप्लाई होता है? ठीक. स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट, दूसरा क्या हो सकता है? वही ऑब्जेक्ट है, इस बार रुका हुआ नहीं है, बट ऐसे मूव कर रहा है. रोल नहीं कर रहा है, इस तरीके से रोलिंग नहीं हो रही, बट मूव इस तरीके से कर रहा है. ठीक है. ऐसे मूव कर रहा है या फिर ऐसे उठ कर जा रहा है. तो जब ये मूव कर रहा होगा, तब जब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसे हम क्या बुलाएंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन. एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. अब ये दो बेसिक डेफिनेशन जो अभी हमने आपको बताया, इस दोनों को सोचकर ये बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा वैल्यू किसका आएगा? किसका आना चाहिए? और क्यों आना चाहिए? एक फ्रिक्शन किसकी वजह से आया? रुके हुए कारण की वजह से. दूसरा फ्रिक्शन कैसे आया? ड्यू टू मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर इन दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू जैसे 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, इस तरीके से न्यूटन में कंपेयर करें, तो किसका वैल्यू ज्यादा आएगा? स्टैटिक वाले का ज्यादा आएगा या काइनेटिक वाले का ज्यादा आएगा? स्टैटिक वाले का ज्यादा आएगा. हाँ, द क्वेश्चन इज व्हाई. बताइए क्यों ज्यादा आएगा? आंसर आपके आंख के सामने है. बेसिक में जाइए और देखिए. फ्रिक्शन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? इंटरलॉकिंग. ठीक. अब जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तब इंटरलॉकिंग बढ़िया होगा, या जब मूव कर रहा होगा तब इंटरलॉकिंग बढ़िया होगा? जब रुका हुआ होगा तब इंटरलॉकिंग बढ़िया होगा, और इंटरलॉकिंग बढ़िया होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा. तो लिख देंगे यहां पर, बिकॉज ऑफ गुड इंटरलॉकिंग. ठीक. इसको फोटो से यहां पर फिर से समझ लो. जैसे ये गड्ढा है ना? ठीक है. ऐसे करके गड्ढा लिखा हुआ है, अभी रुका हुआ है. ठीक. अगर मान लो ये रेड वाला ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, तो क्या होगा? ये इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, और तोड़ने की कोशिश करेगा तो इंटरलॉकिंग क्या होगा? खराब हो जाएगा. और इंटरलॉकिंग खराब हो गया तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन. व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल्स, स्लाइड नहीं कर, देखो रोलिंग और स्लाइडिंग. दिस इज स्लाइडिंग. ओके, कैन यू सी दिस? दिस इज स्लाइडिंग. और इसको क्या बुलाएंगे? ऐसे जब मूव कर रहा होगा ये, तो दिस इज कॉल्ड रोलिंग. ठीक है.
तो रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स. नाउ टेल मी, ये रोलिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में ज्यादा कौन होगा? तो नो डाउट काइनेटिक इज मोर. अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई. Why kinetic friction is more than rolling friction? अब ये सोचना है थोड़ा सा. क्या सोचना है? जब कोई भी चीज रोल होती है बेटा, और फिजिक्स में जब हम ठीक है, रोलिंग मोशन वगैरह सब जब पढ़ेंगे, छठे चैप्टर में आएगा ये रिजिड बॉडीज, तो वहां पर एक चीज पढ़ाई जाएगी आपको. रोलिंग हैपेंस एट अ पॉइंट. ठीक है, रोलिंग जो हो रहा होता है उस समय हम ये अज्यूम करते हैं कि इस रोलर का बस और बस ये पॉइंट जो है इस रोड के सरफेस के कांटेक्ट में है. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्लाइडिंग, ठीक है, इसी चक्के को जब आप स्लाइड कराओगे, ठीक है, ऐसा, तो उस समय अज्यूम करेंगे कि ये पोर्शन कांटेक्ट में है. ठीक है, तो कैन यू सी दिस? इन केस ऑफ स्लाइडिंग देयर इज more area, and in case of rolling there is less area. More area means what? More interlocking. Less area means what? Less interlocking. What is the answer for this? Less area of contact, which means less interlocking in rolling friction. फ्रिक्शन में आप एक और टर्म पढ़ेंगे क्लास 11 में, उसको बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, and it will be denoted by term mu, coefficient of friction. ठीक है, now what is the meaning of this? बस लिख लेंगे. say for example, this is my object. ठीक है, it is resting on a surface. इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg. ठीक है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, तो फोर्स, एक ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा होगा, तो उस ग्रेविटी के फोर्स को हम क्या लिखेंगे? mg. सीखा ना, mg फोर्स लगाना, ये सीखा आपने. सो 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां लग रहा होगा? नीचे की तरफ. ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, F. ठीक है, और आपने चूंकि न्यूटन थर्ड लॉ अभी नहीं पढ़ा है, बट ठीक है, क्या होता है थर्ड लॉ? टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रोड को धक्का दे रहा होगा इस फोर्स से. अरे 9.8 हटाओ यार, 10 ले लेते हैं. ठीक है, अभी फिलहाल 10 ले लेते हैं. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोड को 20 न्यूटन नीचे धक्का दे रहा होगा, और रोड जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा? 20 न्यूटन ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा. तो रोड जो ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? नॉर्मल रिएक्शन. क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये 20 न्यूटन और ये नॉर्मल रिएक्शन आपस में क्या आएगा? सेम. और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इज रिटन एज म्यू एन. म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सरफेस. और एन क्या आएगा आपका? नॉर्मल रिएक्शन.
कोई जरूरी नहीं है हमेशा 20 न्यूटन के बराबर हो या mg के बराबर हो. इट विल डिपेंड कि कितने फोर्सेस नीचे एक्ट कर रहे हैं, है ना. मान लो दो एक फोर्स और लगा दिया हम अपने मन से, ठीक है, अपना ऊपर से हाथ से धक्का दे रहे हैं 10 न्यूटन का, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 30 न्यूटन का. ठीक है. तो ये फोर्स बैलेंसिंग जब आप सीखेंगे 11 में, तो आप इस तरीके से फ्रिक्शन को लिखेंगे. F इज इक्वल्स टू म्यू एन. फ्रिक्शन इस तरीके से लिखाता है. इतना ही है क्लास 8 में. ये वाला पार्ट में नहीं पढ़ा था वहां पर, बाकी सब पढ़ाया था वहां पर. ये सब रो जी एच सब निकालना सिखाया उनको. तो ठीक है. फ्रिक्शन का म्यू एन नहीं सिखाया उन्हें, जरूरत नहीं है फिलहाल. बट यहां तक तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन को लिखते कैसे हैं, आता कैसे है. ठीक है. और कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, स्टैटिक, काइनेटिक. मान लीजिए 3 वैल्यू दे देगा आपको और कंपेयर करने के लिए पूछेगा कि इसमें से स्टैटिक कौन सा हो सकता है, काइनेटिक कौन सा हो सकता है, तो हम कंपेयर कर लेंगे अब 3 म्यू के वैल्यू से. ठीक है. नेक्स्ट इज, इतना ही है वहां पर. नेक्स्ट इज फॉर क्लास 9. ठीक है. क्लास 9 का मोशन, हेडिंग विल बी क्लास 9. और क्लास 9 में जो शुरू होता है, इट स्टार्ट्स विथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Now what is distance? क्या होता है? हाउ डिड वी डिफाइन डिस्टेंस? अरे ऊपर वाला है वो. डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ. एक्चुअल पाथ को देखने का तरीका क्या है? जो भी पाथ आपको दे रखा हो, आप उस पर इमेजिन कीजिए कि आप उस पर चल रहे हैं. ठीक है. से फॉर एग्जांपल, पहला ही हार्ड वाला कर लेंगे. ये तो आप यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, या इधर होंगे, इधर, फिर इधर चल रहे होंगे, इधर चल रहे होंगे, इधर चल रहे होंगे, इधर चल रहे होंगे, इधर चल रहे होंगे. आपका पैर इसी तरीके से यहाँ पहुंचेगा. और दूसरा तरीका क्या है इमेजिन करने का? या आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर पर बैठे, हवा में उड़े और यहाँ पहुंच गए. इतना बढ़िया लग कहा हेलीकॉप्टर में. ठीक है. सो दिस विल बी योर, रेड वाला विल बी योर शॉर्टेस्ट पाथ, ब्लैक वाला विल बी योर एक्चुअल पाथ. ओके. देयर आर सर्टेन केसेस. ठीक है. इसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे. ये जो मैं बना के दे रहा हूं वही है पाथ, रास्ता पहुंचने का. ठीक है. थोड़ा जगह छोड़ देना ना, इसके बाद इसमें वेलोसिटी भी और स्पीड भी इसी फिगर में कैलकुलेट कर लेंगे हम.
जगह छोड़ना है ना इसमें, मतलब अभी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे और थोड़ी देर बाद फिर टाइम बचा तो वेलोसिटी और स्पीड भी कैलकुलेट करेंगे। 5 यहाँ पर मैं बस आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख के दे रहा हूँ, कैसे हुआ है मोशन, ए से बी से सी। ठीक है, पहले आप ए से स्टार्ट किया, बी पर पहुंचे, फिर सी पर पहुंचे। सेम थिंग हियर आल्सो। बाकी सेल्फ अंडरस्टूड है, बाकी रास्ता है नहीं। ठीक है, सबका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए फटाफट, और थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, इसमें वेलोसिटी वगैरह भी निकालेंगे। सभी का डिस्टेंस और सभी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहला केस में अगर आदमी चल रहा होगा तो ऐसे करके पहुंचेगा, है ना। तो पैर कितना चला होगा, इस पाथ पर पूरा पैर चला होगा, तो ये पाथ कितना है, 6 मीटर और 6 मीटर, कितना आएगा, 12 मीटर। और अगर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से गया होता तो ए पर उठा होता और बी पर पहुंच जाता, कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, 6 मीटर। ये आया आपका आंसर। नेक्स्ट, अगर आदमी इस पाथ पर चल रहा होता तो सेमी सर्कल पूरा घूमता, है ना। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर। तो पाई इंटू 7, 7 पाई। और वही हेलीकॉप्टर वाला होता तो ये दूरी आती, तो ये दूरी बेसिकली क्या है, डायामीटर। डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 14 मीटर। ठीक है, तो ये अपना डिस्टेंस आएगा, ये अपना डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, उसी तरह ये एक्चुअल पाथ क्या है, पाई आर और पाई आर, विच विल गिव यू व्हाट, 2 पाई आर। तो 2 into pi into 3.5 will be your distance, and what will be the displacement, ये 3.5, ये 3.5, ये 3.5 और ये 3.5, तो 4 बार 3.5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14। ये आया आपका आंसर, दिस वन। अब इसमें तो कोई शॉर्टेस्ट है नहीं, ए से बी जाना है, तो डिस्टेंस कितना है बेटा, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। ये आया आपका आंसर। नेक्स्ट, ए से बी, बी टू सी। तो ए से बी और बी टू सी, ए से बी जाने में कितना पैदल चले होंगे हम, 10 मीटर। और बी से सी आने में और पैर कितना चला होगा, 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट फिर वही हवाई जहाज वाला कंसेप्ट, यहां से उड़े और सी पर पहुंच गए,
तो पूरी दूरी 10 है, ये 4 है, तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा? 6। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 6 मीटर। ये आया आप सबकी का आंसर। अब सारे डेटा को ध्यान से देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपैरिजन करो। कैन यू सी दिस डेटा? 7 पाई का वैल्यू रफली कितना आएगा बेटा? 22/7 इंटू 7 विल गिव यू व्हाट? 22। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो डिस्टेंस का वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है? ज्यादा। बट देर इज वन केस जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? इक्वल, सेम। तो यहां से एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आता है, इनइक्वालिटी आती है। वो क्या? डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होगा इसका? डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। और बराबर वाला केस आपको कभी, ठीक है, 9 में होता तो लिखने दे दिया जाता है, वहां 11 12 में क्या ही पूछेगा। Now, what do we call this बराबर वाला केस? इसको बुलाते क्या है फिजिक्स में? बताइए। हाउ डू वी नेम दिस बराबर वाला केस? कैसे नेम करते हैं इसको? व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज? कोई कर्व पर जा रहा है क्या? नहीं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन। पहली चीज, इट्स अ व्हाट काइंड ऑफ मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्ट्रेट लाइन तो ये भी था, सीधा गया और वापस आया, था कि नहीं था? हाँ, तो इसका मतलब कुछ और भी लिखेंगे साथ में। क्या लिखेंगे? यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडायरेक्शनल? डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में भी। ठीक है, अब एक चीज और नोट में करके लिखेंगे क्योंकि बाद में मैं भूल जाता हूं। ठीक है, whenever you reverse your direction, वेलोसिटी पर हटते वक्त मुझे कभी याद नहीं आता। whenever you reverse your direction, चेंज नहीं बेटा, रिवर्स योर डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स? 180 डिग्री, है ना? नॉर्थ जा रहे थे तो किधर हो जाएंगे? साउथ। नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन चेंज हुआ, बट दैट इज नॉट रिवर्स। whenever you reverse your direction, at the point of reverse, velocity is equals to 0. फॉर एग्जाम्पल, फिफ्थ वाले केस में कहां वेलोसिटी 0 होगी बेटा? बी पर। आप अब इसको सोचना है कि क्यों ऐसा हुआ होगा। आप मान लो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, आपको वापस आना है। तो बेटा जब आप, हो सकता है आप 2 सेकंड में पूरा घूम जाओ, हो सकता है आप 0.1 सेकंड में घूम जाओ। तो जब आप घूम रहे होगे तो आपका जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? 0। आप रुके हुए होगे वहां पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट उसी को और कैसे लिख सकते हैं? इज मोमेंटरली एट रेस्ट। मान लो आप 10 बजे आपने रिवर्स करना शुरू किया और 10 बज के 2 सेकंड पर रिवर्स हो गए। तो 10 से लेकर 10 बज के 2 सेकंड तक आप क्या थे? रेस्ट पर थे। ये ध्यान रखना। ये कोई बताता नहीं है कि क्या होगा, सीधे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, वेलोसिटी विल बी 0 और आपका जो डिस्प्लेसमेंट के कैटेगरी में चीज आएगी उसको हम क्या बुलाएंगे? यू विल बी एट रेस्ट। ठीक है, और इस वाले फॉर्मूला को एक और डायरेक्शन में हम लिख लेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। सेम ही चीज है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे फिर कल किया जाएगा। इतना रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है,
और टाइमिंग्स तो मैंने भेज ही दिया है, वो देख लेना ना, कल 9:30 बजे से पढ़ना।